कहाँ तक पढ़े थे बेटा, बताना। हो गया था, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा resolution of vector into its component. Means किसी सदिश का उसके घटकों में वियोजन, उसके घटकों में वियोजन, ये पढ़ने वाले हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशंस में हर जगह हेल्प करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे भैया ये वियोजन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, इसको समझना है हम लोग को। तो समझना ध्यान से। जैसे कोई दो सदिश था आपके पास, वेक्टर है और वेक्टर है। इसको आप समांतर चतुर्भुज के नियम से या त्रिभुज के नियम से, किसी भी नियम से जोड़ते थे, और संलग्न भुजाओं द्वारा है तो इनके कटान बिंदु से होकर जाने वाला जो विकर्ण होता था वो इन दोनों का क्या होता था, रिजल्टेंट होता था। बात समझ आ रही है ना, रिजल्टेंट होता है। ये प्रक्रिया कहलाता था सदिशों का योग। वेक्टर आर बराबर होता क्या था, वेक्टर ए प्लस, यही लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस, यानी इन दोनों के योग के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। इसको बोलते हैं सदिशों का संकलन या सदिशों का योग। इसी प्रक्रिया का उल्टा कर दो। अभी आप दो सदिश को मिलाकर एक सदिश बना रहे हो, वेक्टर आर, इसी का उल्टा प्रक्रिया, यानी तोड़ दो। अभी जोड़े हो ना, तो इसी सदिश को ऐसे तोड़ दो, दो भागों में, क्लियर है। उसी को बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं? हाँ, वियोजन का मतलब हुआ तोड़ना। हाँ हाँ, समझ गए ना। तो इनके घटकों में, अच्छा, वेक्टर ए ये और ये वेक्टर बी, ये दोनों क्या कहलाएंगे, तो ये घटक हैं। इन्हीं को क्या बोलेंगे बेटा, घटक, क्योंकि इन्हीं से मिलकर तो ये बना था। आपने आर को क्या किया, इन्हीं में तोड़ दिया। तो कोई भी सदिश है कुछ सदिशों के योगफल से बना हुआ है, तो उन सभी सदिशों को परिणामी का घटक बोलेंगे। उन सभी सदिशों को परिणामी सदिश का क्या बोलेंगे, घटक। बात समझ में आ रही है। तो देख लेते हैं कैसे तोड़ते हैं, तोड़ने का तरीका क्या है, और हम लोग कौन सा घटक पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, यानी कि आयताकार घटक। कौन सा? तो याद रखना, किसी भी सदिश के दो आयताकार घटक होते हैं। आयताकार घटक किसको बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, आयताकार घटक का मतलब ये वेक्टर आर है। तो जब इसका घटक तोड़ेंगे तो एक ये और एक ये, तो इनके जो घटक वेक्टर ए और वेक्टर बी मिल रहे हैं, इन कंपोनेंट के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री। जब घटकों के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री, यानी समकोण हो, तब उस घटक को क्या बोलते हैं, आयताकार। बात समझ में आ रही है। तो यही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। कैलकुलेशन का मतलब जोड़ना और तोड़ घटाना, ये सब आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि दो तीन घटक है, उसको ऐसे तोड़ दोगे तो जितने भी सदिश एक दिशा में होंगे आपके समांतर चतुर्भुज के नियम से जुड़ जाएंगे, जो विपरीत दिशा में होंगे घट जाएंगे आसानी से। और अगर घटक में नहीं तोड़ते हो तो फिर आपको कोण और निकाल के सॉल्व करना होगा। समझ गए? तो इसलिए वियोजन काम को आसान कर देता है। समझ गए? तो आप कोई समतल ले लीजिए। आप सपोज करिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। थोड़ा ध्यान देना बेटा। ठीक है, एक्स एक्सिस और ये आपका वाई, ये आपका ओरिजिन पॉइंट ओ।
आप सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक सदिश है, आप सपोज कर लीजिए ये आपके पास कोई सदिश है। कौन सा सदिश है? वेक्टर ए। कौन सा सदिश है बेटा? वेक्टर है। बात समझ आ रही है? ओके। और ये सदिश, हाँ, इस सदिश का आपको घटक तोड़ना है। क्या करना है? इस सदिश का आपको घटक तोड़ना है। तो ध्यान रखना, हम इस सदिश के घटक किसको बोलेंगे? आयताकार घटक तोड़ रहे हैं तो आयताकार घटक दो ही होंगे। किसी भी सदिश का याद रखना, आयताकार घटक कितने हो सकते हैं? तो बताना दो। एक क्षैतिज हो सकता है, एक ऊर्ध्वाधर। कुल मिलाकर दोनों के बीच का 90 डिग्री कोण हो तो दो होंगे। क्लियर? तो समझना बात को, एक x अक्ष पे आएगा और एक y अक्ष पर आएगा। क्लियर है? और x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे के साथ कितना कोण बनाते हैं? और हम उनको घटक तब बोलेंगे जब उनको जोड़ें और क्या मिल जाए? वेक्टर ए। तो तोड़ेंगे तो दोनों इनके घटक होंगे। समझिए? तो देखो कैसे ज्यामिति में कैसे खींचना है। यहाँ से आपको प्रोजेक्शन डाल देना है, यहाँ से ऐसे ऐसे। इसका मतलब अभी समझा रहे हैं। और एक इधर ऐसे। समझना? तो एक घटक हम इसका खींच रहे हैं वेक्टर ए का x अक्ष के अनुदिश। किसके अनुदिश बेटा? x अक्ष के अनुदिश ऐसे। और दूसरा खींच रहे हैं y अक्ष के अनुदिश ऐसे। समझ आ रही है? देखो ध्यान से समझना बात को। इतना ही बड़ा क्यों खींचे? आप कह सकते हो सर इतना बड़ा खींच देते हैं। बात समझ आ रही है? तब इसका जो परिणामी होता वो यहाँ पर होता है, ये होता। और हमको इस परिणामी का घटक तोड़ना है। तो लंबाई कैसे आप पता करोगे कितना रखनी है, वो मैंने आपको समझाया है कि यहाँ से क्या करना, एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना। ठीक है? तो जो x अक्ष के अनुदिश घटक है उसकी लंबाई इतनी ही होनी चाहिए। ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना, यानी लंब डाल देना। क्लियर है? तो y अक्ष पर इसका घटक इतना लंबाई होना चाहिए। क्लियर है? ज्यामिति के हिसाब से। क्लियर? आप पढ़ चुके हो उतना तो समझते ही हो। चलो बस इतने से काम बन जाएगा। क्लियर? अब आप इस वेक्टर को कुछ नाम दे दो, इस वेक्टर को भी कुछ नाम दो समझने के लिए। अब वेक्टर ए का ही घटक है तो इसको आप वेक्टर ए ही लिखो, लेकिन पहचानने के लिए कि x अक्ष के अनुदिश है तो यहाँ पर छोटा सा ऐसे x बना दो सफिक्स के रूप में। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो वेक्टर ए एक्स हो गया। ये सदिश क्या है? वेक्टर ए का घटक है x अक्ष के अनुदिश। अभी लिख देंगे सब कुछ ऐसे यहाँ पर, तो बताएंगे ये भी वेक्टर ए का ही घटक है इसलिए वेक्टर ए लिखेंगे, और यहाँ पर ऐसे y छोटा सा। बात समझ में आ रही है? ऐसे मत लिखना ए वाई। क्लियर है? y यहाँ पर ऐसे प्रतीक के रूप में लिखना है कि y अक्ष के अनुदिश। क्लियर? मैं क्यों कह रहा हूँ कि ए एक्स और ए वाई क्या है? वेक्टर ए का घटक है, उसको समझा रहा हूँ क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। देखो कैसे, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्लियर। यहाँ पे जो वेक्टर ए एक्स है और जो वेक्टर ए वाई है। ए एक्स क्या है? वेक्टर ए का एक्स अक्ष के अनुदिश। किसके अनुदिश बेटा? वेक्टर ए का अनुदिश घटक। बात समझ में आ रही? ऐसे यहाँ पर भी इसको भी लिख देंगे कि ये क्या है, तो यहाँ पर बताएंगे ये वेक्टर ए का y अक्ष के अनुदिश घटक। अब समझने वाली बात है हम इनको घटक क्यों बोल रहे हैं। घटक किसको बोलते हैं, वियोजन किसको बोलते हैं, ये तो आपने समझ लिया। क्लियर है?
अब देखो, अगर हम इन दोनों सदिशों को जोड़ें, अगर इन दोनों सदिशों को जोड़ें और वेक्टर ए मिल जाए तो इनको घटक बोलेंगे ना, तो जोड़ के दिखा दे रहे हैं भाई। आप कोई भी नियम लगा लो, चाहे समांतर चतुर्भुज का नियम, चाहे सदिश योग त्रिभुज नियम। क्लियर है? तो आप यहाँ पर लिखेंगे सदिश योग नियम से। किससे बेटा? सदिश योग नियम से। तो आपका सदिश योग नियम का क्या कहता है? अगर समांतर चतुर्भुज का लगा रहे हो, बात समझ में आ रही है, तो इन दोनों के कटान बिंदु से होकर जाने वाला जो विकर्ण होगा वो इन दोनों का परिणामी होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी वेक्टर ए बराबर होगा वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ये वाई है भैया, अभी नहीं है यहाँ, है ना? अच्छा, अगर मान लो आप कहते नहीं हम सदिश योग त्रिभुज नियम लगाएंगे, कोई बात नहीं, तो ध्यान समझना। एक वेक्टर यहाँ पर देखो ऐसे, अमित, ये दोनों वेक्टर ध्यान समझना, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, समदिश हैं, एक ही दिशा में, तो है एक ही दिशा में हो गए और परिमाण में बराबर है। आयत के आमने सामने की बजाय बराबर होते हैं, तो लंबाई को ही तो परिमाण बोलते हैं, तो लंबाई बराबर। तो कुल मिला के ये दोनों बराबर वेक्टर हुए कि नहीं हुए? समान सदिश हुए ना। तो अगर ये आपका वेक्टर ए वाई है तो ये भी क्या होगा? आपका वेक्टर ए। आप समझना, ये समान क्रम में दोनों जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? भैया इसका हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो इन दोनों का परिणामी जो विपरीत क्रम में सदिश खींचा गया है, टेल टेल से हेड, हेड से वेक्टर है, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इन दोनों को जोड़ के इसको लिख सकते हैं। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, तो कुल मिला के सदिश योग नियम से हम इतना लिख देंगे भैया, ये जो वेक्टर ए है वो वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई के बराबर। क्लियर है एकदम? कोई डाउट तो नहीं है? ओ, अब एक बात समझना है, बट आप सभी पहले से जानते हो, कोई भी सदिश राशि है वेक्टर है, हम लोग पहले उसका परिमाण लिखते हैं, फिर उसके अनुदिश इकाई सदिश लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तभी तो पूरे सदिश राशि को व्यक्त करेगा। तो ये परिमाण हो गया और ये दिशा। इकाई सदिश क्या बताता है? दिशा ही तो बताता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना, वेक्टर ए एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? ध्यान समझना, वेक्टर ए एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? तो आप बताओगे वेक्टर एक्स का परिमाण, तो वेक्टर ए एक्स का परिमाण का मतलब यहाँ तक की लंबाई, उसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स। क्या लिख सकते हो बेटा? समझ आ रही बात? और इसकी दिशा, इसकी दिशा कौन बता रहा है? आप बताओ। यक्स अक्ष के अनुदिश है ना, तो यक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता था? आई कैप। बात समझ में आई? तो आई कैप क्या बताएगा? इसका डायरेक्शन बताएगा, तो इसलिए इनटू यूनिट वेक्टर आई कैप। बात समझ में आ रही है? ऐसे आप ए वाई का भी निकाल सकते हो भैया। एंड वेक्टर ए वाई बराबर क्या लिख सकते हैं? ए वाई, और वेक्टर ए वाई की डायरेक्शन वाई एक्स के अनुदिश है। वाई एक्स का दिशा कौन बताता है? हाँ, इकाई सदिश जे, यूनिट वेक्टर जे या फिर जे कैप। वैल्यू पुट कर दो भाई, आप बता सकते हो। इसलिए वेक्टर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, वेक्टर ए एक्स की जगह ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वेक्टर ए वाई की जगह ए वाई इंटू। बात समझ आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? ये हो गया। अब देखो, वेक्टर ए आपने यहाँ भी लिखा था, वेक्टर ए यहाँ भी लिखा है, तो ये किसके रूप में लिखा है? तो अपने घटकों के रूप में लिखा है। किसके रूप में लिखा है? क्योंकि ये ए एक्स इंटू आई कैप, इसका यक्स अक्ष के अनुदिश क्या है? घटक है। यक्स अक्ष के अनुदिश क्या है? और ए वाई इंटू जे कैप क्या है? वाई एक्स के अनुदिश। तो ये जो वेक्टर ए लिखा है ये अपने घटकों के रूप में लिखा है, जिन जिन से मिलकर बना था, अब उन्हीं के रूप में लिखा हुआ है। समझ गए? तो आप लिख भी सकते हो, ये जो वेक्टर ए है किसके रूप में है बेटा? घटकों के रूप में। ये समझने के लिए है आपके बस, है ना?
कि बाद में अभी देखो तो समझ पाओ कि किस रूप में लिखा है, तो अपने घटक समझ में आया, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ तक। अब थोड़ा सा और समझते हैं, यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद मान लो आपसे कोई कहे कि भैया मुझे केवल x अक्ष के अंदिश का घटक बताओ। जैसे मान लो, समझना, ये है बिंदु, यहाँ पर कोई बॉडी रखा था, क्लियर है, इसमें आपने रस्सी बांधा और अपने कंधे पर रखे और लेकर चल दिए। तो जब रस्सी ऐसे ही तो कुछ होगी, आपके कंधे पर है, जमीन में रखा था गुटका, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बल लगेगा। अब देखो ये बल जो है इधर की ओर भी लग रहा है, ऊपर की ओर, क्योंकि ये गुटका आगे भी बढ़ रहा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर की ओर भी उठ रहा होगा। बात समझ आ रही? तो कोई आपसे पूछे मुझे केवल इतना बताओ कि ये किस बल से आगे बढ़ रहा है, इधर की ओर किस बल से बढ़ रहा है, तो यही वाला घटक बताना होगा ना, क्योंकि वो वाला घटक आगे बढ़ने में थोड़ा ना मदद कर रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये वाला पूछ ले कि भैया ए एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो उसको निकाल लेते हैं ना, प्रूफ कर लेते हैं। ए वाई का कोई पूछे उसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ तो प्रूफ कर ले रहे हैं, लेकिन आगे मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा कि कैसे करना है। मान लो न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो क्या 1 घंटे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे? ऐसे नहीं, फटाफट तोड़ेंगे, वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट। समझ गए? चलो पहले तो निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। समझना, ए एक्स और ए वाई ये सब ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल का नाम दे दो कुछ। ये आपका बिंदु O था, इसको मान लेना बिंदु P, इसको Q, इसको R। बात समझ में आ रही है? कोई भी एक त्रिभुज ले लो, मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल OQP, OQ। बात समझ आ रही है? इसी से प्रूफ कर दो। अब अगर हम आपसे कहें कि आप सपोज कर लीजिए यहाँ पर जो कोण है वेक्टर ए का x अक्ष के साथ थीटा है, कितना है बेटा? x अक्ष के साथ आप सपोज कर लीजिए कि ये थीटा कोण बना रहा है, क्लियर है? ओके, तो न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। 90 डिग्री के सामने की भुजा, और जो बच गया वो आधार। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ आपको अभी आधार पता, कण पता। आधार और कण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं? कास में आते हैं ना, कास लगा दो, बिना कुछ सोचे आप लगा दो इसमें कास थीटा। कास थीटा बराबर क्या होगा बेटा? आधार। आधार क्या है आपका? OQ। OQ लंबाई चाहिए आपको, है ना, यानी कि वेक्टर AX का परिमाण। तो तीर हटा देना, कितना हो जाएगा? AX। बिल्कुल सही, AX बटे कर्ण कितना है? हाँ, कर्ण का मतलब OP यानी लंबाई चाहिए, तो वेक्टर A का परिमाण A। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। बात समझ आ रही है? अब कोई भी चीज लगाना, इन्हीं तीनों से काम चला सकते हो, और ये तीनों वैकल्पिक में आ जाते हैं, ऑप्शनल। मन कहे वो तीनों लगाओ, मन कहे ये तीनों लगाओ। भाई त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? समकोण त्रिभुज में 3 ही होती हैं, तो इन्हीं तीनों से काम चला सकते हो, सारी 6 आ जाएंगी। ये 3 क्या है? उन्हीं का उल्टा है, समझ गए? तो दोनों में आता है। मन कहे आप सेक लगाओ, फिर आप सेक की वैल्यू याद रखो, क्लियर है पूरा? तो ज्यादातर आपको साइन और कॉस टैन का याद होता है, इसलिए उसके फॉर्म में लिखा जाता है, थोड़ा आसान है, क्लियर? ओके, समझ गए? तो कॉस भी लगा सकते थे, सेक भी, लेकिन आप कॉस लगाओ। ओके, समझ गए? कॉस थीटा बराबर AX बटे A। यहाँ से एक काम करना, A इधर भाग में इधर जाएगा बूढ़े में, तो A इंटू कॉस थीटा बराबर किसके होगा? AX। ठीक है, इसको आप बना लेना इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है? एंड अभी आपके पास 2 तरीका है। एक ध्यान देना, यहाँ पर थीटा है तो पूरा कोण कितना था? 90 डिग्री था, तो यहाँ पर कोण बचेगा 90 माइनस थीटा। 90 में से इतना घटा देना, 90 माइनस। तो यहाँ पर देखो, कोण के सामने की भुजा लंब, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हार्ड, क्लियर है?
और जो बच गया वो आधार। आधार कण यहाँ भी है, cos थीटा लगाना, तो cos थीटा में क्या लिखोगे, cos 90 माइनस थीटा। अरे भाई ये 90 माइनस थीटा होगा ना, और बराबर आधार कितना था ए वाई, बटे कण कितना था ए। अब cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में आल पॉजिटिव, फर्स्ट में आल पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस, और 90 में निष्पत्तियां बदल जाएंगी तो साइन थीटा बराबर क्या है, ए वाई बटे ए। एक तरीका आपको आसान बता रहा हूँ, अगर ये ए वाई है यहाँ तक की लंबाई, तो यहाँ तक की भी लंबाई क्या होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा जो आपने लिया है वो लंब होगा, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। इसमें आप साइन थीटा लगा दो, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, वही तो आ जाएगा डायरेक्ट। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगा दो, इसी त्रिभुज में लगा दो, उस त्रिभुज में जाने की जरूरत ही नहीं है, ओ आर पी में मत जाओ, डायरेक्ट इसी त्रिभुज में आप साइन थीटा लगा देना। क्या बेटा, साइन थीटा लगा देना। तो एन, अगर हम इसमें साइन थीटा लगा रहे हैं तो साइन थीटा बराबर लंब, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब ए वाई, कितना है बेटा, ए वाई, और बटे कर्ण कितना होगा, ओपी। ओपी की लंबाई कितनी है, वेक्टर ए का परिमाण यानी ए, इधर ये भाग में इधर जाएगा, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई, कितना आया, ए वाई। बताओ दोनों घटकों की वैल्यू पता चल गई कि नहीं, ए एक्स और ए वाई है क्या, परिमाण ही तो था, एक्स अक्ष के अंदिश परिमाण और वाई अक्ष के अंदिश परिमाण, क्लियर है, दिशा तो पता ही है, एक्स अक्ष के अंदिश वाई अक्ष, तो परिमाण पता चल गया, यानी इतना इस डायरेक्शन में लग रहा था, इतना इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू थी, अब इन दोनों को जोड़े थे तो वो मिला। समझ में आ रही बात, ठीक है। एक चीज और, अब अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर ये है, इसका परिमाण क्या होगा, यानी ओपी की लंबाई कितनी होगी, बात समझ में आ रही है, कोई पूछ ले वेक्टर ए का परिमाण कितना था, तो उसको भी निकालने का तरीका है और आसान है। करना क्या बेटा, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर हेडिंग बना देना क्या ज्ञात करने जा रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं वेक्टर ए का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू यानी ए चाहिए, ध्यान से समझना। दो इक्वेशन आपको देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, दोनों का वर्ग करके जोड़ दें, जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेना, तो ए मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, वही तो है वेक्टर ए का परिमाण। समझ गए, तो देखो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का वर्ग करके जोड़ने पर, चलो जोड़ते हैं, पहले वर्ग करो भैया, तो ये है ए, इस पूरे का वर्ग करोगे क्या होगा, हाँ, ए cos थीटा का होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और अब जोड़ना है फिर इसका वर्ग करना, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो एल एच एस का वर्ग करके जोड़ ले, आर एच एस का भी वर्ग करके जोड़ लो, तो ए एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बताओ समझ आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन कर लो भैया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। समझ आ रहा। अब पहली सर्वे समीका है जो आपको 10th में पढ़ाई जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितना होता है, 1। अगर कोण बराबर है, वर्ग करके जोड़ा गया है, तो उसकी वैल्यू कितना होगा, 1। तो इसकी जगह 1 रखेंगे, 1 से गुणा कराएंगे उतना ही आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो ए स्क्वायर, या फिर वैल्यू भी रख दो, अभी तो एक स्टेप और चलना है, ए स्क्वायर, इस पूरे का मान कितना, 1 बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। बात समझ आ रही। एक काम करना, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेना। क्या करना बेटा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेना, ठीक है।
तो वर्गमूल 1 से गुणा कराने पर वही रहेगा, वर्गमूल लेंगे तो इधर केवल a बचेगा और इधर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। बताओ यही क्या हो जाएगा इसका परिमाण, यही क्या हो जाएगा बेटा परिमाण। बात समझ आ रही है? ओके, याद करो मैंने आपको डायरेक्ट निकालना सिखाया है ये। कहाँ पे? जहाँ पे आपको लिखवाया था वेक्टर ए बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। मैंने कहा था वेक्टर ए का परिमाण माड ऑफ वेक्टर ए या फिर ए बराबर होगा क्या, i कैप j कैप k कैप के गुणांकों के वर्गों का योग। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो केवल दो ही द्विविमीय है ना, 2D फिगर है। समतल मैंने कहा था कोई समतल है तो x अक्ष y अक्ष लंबाई और चौड़ाई है केवल, तो समतल है। तो इसलिए x अक्ष का कहाँ था, ये i कैप का गुणांक कितना था ax अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस j कैप का गुणांक ay स्क्वायर, वही आ गया। अगर त्रिविमीय फिगर लेंगे, अभी ले रहे हैं यही पढ़ना है लेकिन तीनों ले रहे हैं ना, तो वैसे उसका निकाल लेंगे। अच्छा परिमाण तो निकाल लिए, इसकी दिशा क्या है, वेक्टर ए की दिशा भी कई बार पूछता है। तो दिशा आप जानते हो x अक्ष की दिशा तो पता ही है, उसके साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है ना, तो इस थीटा की वैल्यू बता दो बस वही हो जाएगा। हाँ तो आप लगा सकते हो, tan थीटा भी लगा सकते हो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी ay बटे ax। और यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी सेकंड में फर्स्ट से भाग कर दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। समझ गए? चाहे जैसे निकालो, मैं यहीं से निकाल दे रहा हूँ। हम लोग इस बार क्या निकालने वाले हैं, तो वेक्टर ए की दिशा। तो करेंगे क्या, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से भाग करेंगे। याद ये रखना है LHS को LHS भाग करेगा, RHS को RHS भाग करेगा। तो भैया हम लोग सेकंड को भाग कर रहे हैं, इसको किससे भाग कर रहे हैं, फर्स्ट। ठीक है, तो LHS क्या है यहाँ पर, a साइन थीटा, और इसको कौन भाग करेगा, a कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर LHS क्या था, ay को कौन भाग करेगा, a। समझ आ रही बात? ओके भैया a से a कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, और tan थीटा बराबर क्या होगा, ay बटे ax। ठीक है, हमको चाहिए थीटा, इसलिए दोनों पक्षों में tan इनवर्स ले लेंगे। तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बचेगा थीटा, और यहाँ तो tan इनवर्स बचेगी ay बटे ax। समझ गए? मेन आपको यही समझना था, घटकों का वियोजन। तो भैया घटकों का जब वियोजन करेंगे, वियोजन का मतलब आप जान रहे हो तोड़ना, तो ये जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया है, यानी वेक्टर ax और वेक्टर ay को अगर हम जोड़कर प्राप्त कर रहे हैं वेक्टर a, तो इसको तोड़ेंगे तो फिर हमें वेक्टर ax और वेक्टर ay मिलना चाहिए। और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो डायरेक्ट याद रखना, ax की वैल्यू a cos थीटा, ay की वैल्यू a sin थीटा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान ये देना, जो भुजा उस वेक्टर के साथ थीटा कोण बना रही होगी वो कास में आएगी, किस में आएगी, कास में आएगी, और जो भुजा दूर होगी वो साइन में आएगी। तो ax की वैल्यू देखो कास में आ रही है। एक लाइन याद कर लो, कोण के पास कास, क्या याद कर लो, कोण के पास कास और कोण से दूर साइन, बस बात खत्म। अब ये देखो कोण के पास वाली भुजा कौन है, ax, तो ax की वैल्यू कितना हो जाएगा, a cos थीटा, a cos थीटा। और कोण से दूर वाली भुजा कौन है, ay, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a sin थीटा। तो कोण के पास कास, कोण से दूर साइन, इतना याद कर लो डायरेक्ट बस। तो हमको केवल तोड़ना सीखना था, मैंने आपको सिखा दिया। हालांकि यही परिमाण कैसे निकालना है, दिशा के कैसे निकालना है वो भी सीख लिया। तो ये तो 2D के लिए था, न्यूमेरिकल्स में तो 3D मिलेगा, भले ही सिलेबस में यही पढ़ना। ठीक, उसको भी देख लेते हैं 3D के लिए भी। क्या हुआ, हाँ कहीं नहीं भाग कर सकते हो, आप भाग कर दो, आप 1 को 2 से भाग कर दो, तब आपको cos थीटा बटे sin थीटा cot थीटा मिलेगा।
मैंने अभी बताया है, कोशिश करना साइन cos tan से काम चल जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको रटी होती है, समझ गए। बाकी आपका जो मन के यहीं से निकाल लो, थीटा निकाल लो साइन इनवर्स करके, और क्या, या cos इनवर्स करके निकाल लो, चलें। ओके, यहाँ पर 3 डायमेंशनल है ना, लिखेंगे फॉर 3D, बस इतना ही लिख लो और समझ लेते हैं। मान लो 3D फिगर है, समझना कैसे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ, ओके। और ये हम लोग सपोज कर लेंगे कि जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का मतलब तो जानते हो ना, बाहर की ओर होगा, है ना। थोड़ा छोटा कर लें, बस इतने से समझ जाना। सपोज करना ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये, ठीक है, और ये आपका मूल बिंदु है, तीनों परस्पर लंबवत हैं। जेड का मतलब जब भी समझना है ऐसे समझना, ये वाला जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इसके बीच का कोण 90 डिग्री, इसके बीच का 90 डिग्री और इसके बीच का, तीनों परस्पर लंबवत है। तो ये लंब कोण ये हो गया अक्ष। अब कोई आप एक सदिश ले लो, जैसे वहां पर सदिश वेक्टर ए लिए थे, ऐसे यहाँ पर ले लो कि वेक्टर ए है, इधर ऐसे ले ली कि भैया ये जो है वेक्टर ए है। थोड़ा सा समझना होगा ध्यान से। ध्यान समझना, ये जो वेक्टर ये है, ये 3D है। 3D होने का मतलब ही केवल ऐसे बोर्ड में बनाना मजबूरी है, क्योंकि बोर्ड तो 2D है। यहाँ पर ऐसे सपोज करना, समझ आ रहा है, ये वेक्टर है कुछ ऐसे, इसका मतलब हुआ एक्स अक्ष पर इसका घटक कितना हो, यहाँ से प्रक्षेप डालना प्रोजेक्शन, तो एक्स अक्ष पर अगर इतना बड़ा है, इधर की ओर आपने खींच रखा तो ऐसे यहाँ कहीं, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। वाई अक्ष पर अगर देखें हम लोग तो आप बताएंगे ऐसे यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। वाई अक्ष पर इसका घटक क्या होगा, उतनी लंबाई का होगा। जेड अक्ष पर कितना बाहर है, इतना ही तो है, यहाँ से यहाँ तक इतना ही तो है, तो इतना इधर बना दो ऐसे, समझ गए। बाहर की ओर ऐसे जेड एक्सिस होगा ना, तो ये वाला सदिश ऐसे था इधर की ओर, तो इसका मतलब वहां से प्रोजेक्शन डालोगे तो इस पर आएगा ऐसे। तो अब इसको इधर बना रखे तो ऐसे कीजिए, समझ आ रही बात ना, इतना एज्यूम करना होगा आपको, ओके। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक ये जो इसका प्रक्षेप होगा यहाँ तक एक्स अक्ष पर होगा, यानी एक्स अक्ष के अंदर से इसका घटक ये होगा, वाई अक्ष के अंदर से इसका घटक यहीं तक होगा, है ना ऐसे। और जेड अक्ष पर, जेड अक्ष तो दिखेगा ही नहीं भैया, जितना ही इधर बाहर की ओर होगा उतना ही जेड अक्ष। दिख रहा होगा घटक, ये होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग कि वेक्टर ए का एक्स अक्ष के अंदिश घटक है, यानी कि ए एक्स, वेक्टर ए। और ये बिल्कुल सही, वेक्टर ए वाई, और ये वेक्टर ए जेड, यानी जेड अक्ष के अंदिश। तो ये घटक हो गए। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो वेक्टर ए का मान घटकों के रूप में लिख दो, वेक्टर ए का अपने
घटकों के रूप में। तो वेक्टर ए को कैसे लिखे थे? वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, तभी हम इसको घटक बोलेंगे। तो इन तीनों सदिशों को हम लोग जोड़ रहे हैं तो रूप में, तो वेक्टर ए जो होगा वो एक्स अक्ष के अंदिश घटक यानी वेक्टर ए एक्स प्लस वाई अक्ष के अंदिश घटक यानी वेक्टर ए वाई प्लस जेड अक्ष के अंदिश घटक वेक्टर ए। और अगर इन तीनों का सदिश योगफल करें और वेक्टर ए मिल रहा है तभी हम इसको क्या बोलेंगे कि ये वेक्टर ए का घटक। और हमने दिखा दिया कि घटक है तो इसलिए जोड़ने पे ये आएगा। क्लियर है? और आप सभी जानते हो कोई भी सदिश क्या होता है, परिमाण और दिशा के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए एक्स का परिमाण क्या होगा, ए एक्स, और ये किसके अंदिश है, एक्स अक्ष के अंदिश। इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है बेटा? इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है? वेक्टर ए एक्स है। ए एक्स की डायरेक्शन कौन बता रहा है? आप बताओ भैया। आई कैप है ना? तुम सो के क्यों बता रहे हो? आई कैप। ठीक है बेटा। तो एक्स अक्ष के अंदिश है तो उसके अंदिश इकाई सदिश क्या होता है, आई कैप प्लस वेक्टर ए वाई का परिमाण ए वाई। इसकी डायरेक्शन कौन बताता है, जे कैप। इसके अंदिश इकाई सदिश क्या होगा, और प्लस ए जेड का परिमाण क्या होगा, वेक्टर ए जेड का। इसके अनुदिश इकाई सदिश कौन होता है, ये होगा। बताओ भैया, समझ में आ रहा है? क्लियर है एकदम? तो ये अपने घटकों के रूप में लिखा है। अब अगर यहां पर कोई पूछे वेक्टर ए का परिमाण बताओ, तो वही तरीका है, वेक्टर ए का परिमाण लिख देना। वेक्टर ए का परिमाण किससे लिखते हो, माड ऑफ वेक्टर ए से किससे लिखते हो, या फिर ए से। तो वही चीज ए निकाल रहे हैं। ए बराबर होगा क्या, मैंने आपको बता रखा है, आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों के वर्गों का योग का वर्गमूल है ना। तो अंडर रूट लगा लेंगे। आई कैप का गुणांक कौन है, ए एक्स, तो ए एक्स का वर्ग कर दो, ए एक्स स्क्वायर। ऐसे जे कैप का गुणांक कौन है, ए वाई स्क्वायर प्लस के कैप का गुणांक कौन है, ए जेड का। और इन सबको जोड़ने के बाद में इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो यही क्या होगा, इनका परिमाण। अगर आपसे कोई पूछ रहा है वेक्टर ए की दिशा, या इसी को बोलते हैं दिक कोज्जाएं, दिक या फिर दिशा कोज्जाएं, कुछ लोग है ना, बात एक ही है। कोज्जाएं लिखने का मतलब समझना कि एक से अधिक होगा, है ना। हाँ, काशी होगा लेकिन एक से अधिक डायरेक्शन। देखो कैसे बताएंगे। तो दिक कोज्जाओं को भैया ध्यान देना, काश के रूप में लिखेंगे डायरेक्शन को, और यहां पर थोड़ा ध्यान देना। हम लोग सपोज करेंगे कि जो वेक्टर ए है एक्स अक्ष के साथ कुछ कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ कुछ कोण बना रहा है, और जेड अक्ष के साथ भी कुछ कोण बना रहा है। तो यहां पर मैं ऐसे समझा दे रहा हूं, एक्स अक्ष के साथ सपोज करना कि ये कोण बना रहा है अल्फा। कितना कोण बेटा, अल्फा कोण बना रहा है, ठीक है। वाई अक्ष के साथ सपोज कर लेना कि ये कोण बना रहा है बीटा। बात समझ में आ रही है? और जेड अक्ष के साथ ये कोण बना रहा है, चाहे उधर से चाहे इधर से खींच दो, कोई मिला के ऐसे। ये याद रखना वेक्टर ए की डायरेक्शन है, क्लियर है? तो यहाँ से तीर ले जाना, वेक्टर ए पे रोकना, एक्स पे मत रोकना, क्योंकि एक्स अक्ष के साथ तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। ये ऐसे जेड होगा, इधर देखना, ये ऐसे जेड होगा, क्लियर है? एक पेन देना बेटा। ध्यान दो, ये वेक्टर ए है, क्लियर है? और ये क्या है, वेक्टर जेड, जेड एक्सिस है, क्लियर है? तो अब देखो इन दोनों के बीच का कोण मैंने लिखा है गामा,
बात समझ आ रही है? ये ऐसे होगा। अब यहाँ पर तो कुछ बना नहीं सकते, तो इसलिए ऐसे इधर उधर कहीं बनाना होगा। तो कुल मिला के जो एरो एंड करना, वेक्टर ए से शुरू करना वेक्टर जेड तक, वेक्टर ए से वेक्टर जेड, ऐसे इसका बनाना होगा। तो वेक्टर ए से एक्स तक और वेक्टर ए से वाई तक। समझ आ रहा है? अगर इतना समझ में आ रहा है तो थोड़ा और समझना होगा। अब यहाँ से cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो? बिल्कुल, cos अल्फा बराबर क्या होगा? cos बीटा बराबर क्या होगा? और cos गामा बराबर क्या होगा? इसी को बोलते हैं दिक्कोज्जा। बात समझ में आ रही है? एक से अधिक है इसलिए दिक्कोज्जाएं लिख रहा हूँ। तो वेक्टर ए की दिक्कोज्जाएं क्या होंगी? cos अल्फा, cos बीटा और cos, और इसको प्रतीक से भी लिखते हैं, उसको बोलते हैं यल, एम एन। बात समझ में आ रही है? यल एम एन को क्या बोलते हैं? दिक्कोज्जाएं। और यल बराबर क्या होगा? cos अल्फा, यानी x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है? कोज्जा के फॉर्म में लिखेंगे ना, उसके साथ मतलब कोज्जा का मतलब cos ले लेंगे। y अक्ष के साथ जितना कोण बना रहा है उसको अगर cos के साथ लेंगे तो उसको यम बोलेंगे। z अक्ष के साथ जितना कोण बना रहा है उसको cos के साथ लेंगे तो उसको यन बोलेंगे। तो यल एम एन क्या हो गया? दिक्कोज्जाएं, या cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, एक ही बात, ये दिक्कोज्जाएं। इसकी वैल्यू निकालना है। cos थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। सोचना, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ये क्या था भैया? x अक्ष तो दिख ही रहा है। थोड़ा वेक्टर ए के बारे में समझना, ये ऐसे था, ऐसे ही तो था, उसी के तल में नहीं, ऐसे, ठीक है। यहाँ से अगर हम इस पर लंब डाल दें, क्या करें? x अक्ष पे लंब डालें तो यही जाएगा, ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा? तो अल्फा के सामने की भुजा ये है, लंब, लंब की हमको जरूरत नहीं है, cos थीटा है ना, आधार बटे कर्ण से, ठीक है। और जब ऐसे रहेगा तो 90 डिग्री यहाँ बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या आएगा? वेक्टर ए, वेक्टर ए ही तो आएगा। हाँ, तो याद रखना वेक्टर ए आएगा, ये ए है वेक्टर, तो एक कर्ण हो गया। और जो बचेगा तो बच कौन रहा है? x अक्ष पर। x अक्ष पर क्या होगा? आधार। तो आधार ये है और कर्ण कौन है? वेक्टर ए। आधार ये है और कर्ण कौन है? वेक्टर ए। तो आधार बटे कर्ण, यानी ax बटे ए, ax बटे, समझ आ रहा है? अभी नहीं समझ में आ रहा है तो तीनों में करेंगे, कहीं ना कहीं तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो हमको लंबाई लिखना, याद रखना, परिमाण, दिशा से नहीं मतलब है। तो वेक्टर ax का परिमाण कितना होगा? ए बटे ए। क्लियर हुआ बात? ठीक है, तो ax बटे ए हो गया। अब ऐसे cos बीटा समझना थोड़ा सा, वेक्टर ए ऐसे है, क्लियर है, और ये y एक्सिस है। तो y अक्ष के साथ वेक्टर ए जितना कोण बना रहा है, जितना कोण बना रहा है उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? बीटा। अब यहाँ से इस पर क्या करेंगे? y अक्ष पर लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? ऐसे लंब डालेंगे, ऐसे। बात समझ में आ रही? तो भी 90 डिग्री का तो रहेगा वहां पर, तो समकोण त्रिभुज बना। और समकोण त्रिभुज अगर ऐसे बन गया है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, यही वेक्टर ए क्या होगा? कर्ण। क्लियर? और न्यून कोण बीटा जो ले हो इसके सामने की भुजा लंब, जो मैंने पेन पकड़ रखा है, इसका कोई मतलब, और जो बच गया वो आधार। तो आधार ए वाई और कर्ण कौन है? ए। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी ए वाई बटे ए, लंबाई केवल लेना है, तो ए वाई बटे ए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना, और अगर शर्मा रहे हो भैया तो 2-3 बार लेक्चर देख लेना, यही चीज आगे पीछे करके, है ना, घुस जाएगा दिमाग में। चलो अब बात कर लेते हैं cos गामा की, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्या हुआ? डायरेक्ट लिख दें? थोड़ा समझ लो इसको ठीक से। ये है वेक्टर है, इधर देखना, और ये है वेक्टर जेड, मतलब जेड एक्सिस, क्लियर है? ऐसे होगा, बाहर की ओर होगा ना जेड, ऐसे। अब यहाँ से आप क्या करोगे? इस पर लंब डालोगे, ध्यान समझना, ऐसे। इस पर क्या करोगे? ऐसे लंब डालोगे, क्लियर है? तो जेड अक्ष के साथ वेक्टर ए कितना कोण बना रहा था? गामा, गामा। तो गामा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब, ये लंब होगा, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण वेक्टर ए है, और जो बच गया वो आधार है। जेड वाला क्या होगा? आधार। तो जेड वाले पर कितना था? ए जेड, आधार, और कर्ण कौन है? ए, तो आधार बटे कर्ण। अब अगर इस फिगर में देखोगे आधार बटे कर्ण तब तो पागल हो जाओगे। समझ में आ रही बात? हाँ, या फिर आप घनाभ बना लेना बढ़िया समझने के लिए, वो भी थोड़ा जटिल हो जाता है, मैंने आसान करके आपको समझा दिया। तो ए जेड बटे, आधार बटे कर्ण, यानी ए जेड बटे ए लिख देंगे भैया, ए जेड
बटे, बात समझ में आ रही है? ये भी समझ में आ गया, दिक् को जय, तो दिशा हो गया, परिमाण हो गया। एक प्रमेय है इससे रिलेटेड, उसको समझना इंपॉर्टेंट है थोड़ा, न्यूमेरिकल्स वगैरह में कहीं कहीं काम लग जाता है। आप लिख लेना कि L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1, यानी दिक् कोज्जाओं के वर्गों का योगफल जो होता है वो 1 के बराबर होता है। क्लियर है? तो ये थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स में हेल्प कर सकता है, हालांकि आप में तो नहीं आएगा, लेकिन पढ़ लो, पढ़ ही रहे हो तो पढ़ लो। अच्छा, आया कैसे? आसान है यार, L की वैल्यू पुट कर दो ना, LHS रख के, यहाँ पर देखो LHS, L की वैल्यू कितना है? AX बटे और इसका वर्ग था तो वर्ग कर दो, AX² बटे A, बात समझ में आ रही है? प्लस M² का मतलब AY बटे, अच्छा इसका भी स्क्वायर होगा, हर का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। हाँ, cos बीटा M की वैल्यू कितना है भैया? AY बटे A, तो लिखेंगे AY बटे A, और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस ऐसे N² है तो N की जगह क्या लिखेंगे? AZ बटे A, और स्क्वायर था तो हर बराबर है तो ऐसे लिख दो A², ऊपर क्या लिखा है? AX² प्लस AY² प्लस AZ², जो कि है A² के बराबर। कहाँ से? यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करना, तो A² बराबर क्या आएगा? AX² प्लस AY² प्लस AZ²। तो इसको चाहो तो कुछ इक्वेशन बना लो ऐसे, तो यहाँ पर लिख देना, कहाँ से? फर्स्ट से, और ये कट जाएगा, कितना आया? 1। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं है? अब डायरेक्ट थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं कि कैसे घटक तोड़ेंगे। ये सब तो हम लोग समझने के लिए पढ़ ले, लेकिन अब डायरेक्ट कैसे तोड़ेंगे उसको समझ लो। एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लो बस, एक हाथ इधर देखना भैया। फर्स्ट, आप सपोज करो कि ये कोई ऐसे बॉडी है, इस पर कोई एक सदिश है ऐसे, वेक्टर F, क्लियर है? इसका घटक तोड़ना है, इसका घटक तोड़ना है। ये x अक्ष के साथ, मतलब ऐसे क्षैतिज रेखा के साथ मान लेना कि थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है बेटा? बताओ कैसे तोड़ेंगे? बोलो। एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। नाम भी समझ लो किसको क्या बोलते हैं। देखो बाबू, जब आयताकार घटक तोड़ेंगे, किसी समतल में ही पढ़ना है हम लोगों को, तो समतल में दो ही घटक मिलेंगे आयताकार, एक क्षैतिज होगा यानी पड़ा हुआ, और दूसरा ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा हुआ। तो याद रखना, क्षैतिज वाले को समांतर घटक बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर वाले को लंबोत घटक बोलते हैं। तो दोनों नाम बोल सकते हैं, बात समझ में आ रही है? हाँ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल और परपेंडिकुलर, समझ गए? ऐसे बोल सकते हैं। तो एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। अब बताना है यहाँ पर किधर की ओर खींचे, क्षैतिज घटक तोड़ना। बोलो, क्षैतिज घटक किधर की ओर खींचे? इधर की ओर। इधर की ओर क्यों नहीं? ये भी तो क्षैतिज है। देखो, दो तीन बात समझ लो जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि दो सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी थे, इन दोनों को हम लोग जोड़ते थे तो हमको ये मिलता था वेक्टर आर। क्या मिलता था बेटा? वेक्टर आर। इसी को तोड़ेंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर बी मिलेगा। बस इनके बीच का कोण 90 डिग्री रखना है, तोड़ेंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर बी मिलेगा। आयताकार घटक तोड़ रहे हैं, बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, जब दो सदिशों को जोड़ते थे तो उनके कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण को ही तो रिजल्टेंट होता था, यानी उन दोनों के बीच में आता था हमेशा। तो जब भी कोई सदिश तोड़ना, तो जो क्षैतिज घटक हो और ऊर्ध्वाधर घटक हो, उनके बीच में वो आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका घटक हम क्षैतिज वाला इधर तोड़ दें और ऊर्ध्वाधर वाला इधर तोड़ दें, तब तो ये इधर आना चाहिए था ना, तो बाहर हो गया। समझ गए? ये भी नहीं कर सकते कि भैया क्षैतिज वाला इधर तोड़ दिए और ऊर्ध्वाधर वाला इधर तोड़ दिए। ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ भी तो हो सकता है। तो असल में वेक्टर आर नहीं मिलेगा, आप वेक्टर आर का घटक नहीं तोड़े, आप माइनस वेक्टर आर का घटक तोड़े। क्लियर? समझ गए? तो पहला चीज क्या याद रखना है, जिस सदिश का घटक तोड़ेंगे, ध्यान समझना, जिस सदिश का घटक तोड़ेंगे वो बीच में आना चाहिए। कहां पर आना चाहिए? बीच में आना चाहिए।
और दोनों घटकों के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। आयताकार घटक होगा तो 90 डिग्री। समझ गए? ओके। दूसरी बात भी समझना, दूसरी बात ये है, पहली बात बीच में हो, दूसरी चीज लंबाई, लंबाई का विशेष ध्यान रखना। जब आप 36 घटक तोड़ो तो याद रखना लंबाई कहाँ तक ले जाए, यहाँ मनकापुर तक ले जाए क्या? नहीं, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करना, यानी कि ये इतनी बड़ी लंबाई हो। ज्यामिति के हिसाब से भी सही होना चाहिए कि जोड़ें तो वेक्टर आर मिलना चाहिए, यानी वेक्टर एफ मिलना चाहिए, तभी घटक जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझना एक ऊर्ध्वाधर घटक ऐसे, तो यहीं तक आया तो इसकी लंबाई यहाँ, बताओ समझ आ रहा है? तो ये 36 घटक हो गया और ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी। मैंने आपको बताया था वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट थीटा के पास कास, थीटा के पास यानी कोण के पास कास, तो कोण के पास वाली भुजा यही है ना, ये किसका घटक है? वेक्टर एफ का, तो ये होगा एफ कास थीटा। केवल परिमाण बता रहे हैं, दिशा तो पता ही है इधर की ओर है। 36 मतलब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा इधर की ओर है ना, 36 में एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती तो इधर की ओर। ठीक, और दूर वाला क्या होगा? साइन, दूर वाला तो वेक्टर एफ का घटक तोड़ रहे हो ना, तो ये होगा एफ साइन। मुझे लगता है समझ में आ गया, आ गया? तो एक दो एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं। दूसरा, मान लीजिए कोई सदिश है, कोई ब्लॉक है, इस पर कोई बल होगा, वेग होगा, कुछ भी है, कोई सदिश राशि ऐसे काम कर रहा है, वेक्टर पी, वेक्टर पी है, और ये ऊर्ध्वाधर के साथ ऐसे मान लो फाई कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है बेटा? फाई कोण। इसका घटक तोड़ना है, बताओ 36 घटक किधर की ओर होगा? समझ आ रही है? अगर हम 36 घटक की बात करें तो इधर की ओर खींचेंगे। कहोगे सर इधर भी हो सकता है, लेकिन नहीं खींचेंगे क्योंकि जिस सदिश का घटक तोड़ रहे हैं वो बीच में होना चाहिए, ऐसे इसको तोड़ेंगे इधर की ओर। ओके, तो इधर वाला नहीं होगा। लंबाई कितना होगा? ये इतना ही आना चाहिए। समझ आ रही बात? तभी हम इसको जोड़ेंगे और उसको जोड़ेंगे तभी मिलेगा। ऐसे इधर भी थोड़ा और कम ही होना चाहिए ये, ठीक। और ऊर्ध्वाधर घटक तोड़ेंगे तो इधर की ओर। समझ गए? ओके, अब ध्यान देना, ये हो गया 36 घटक, ये हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। मैंने कहा था कोण के पास कास, कोण के पास, तो कोण के पास यही भुजा तो है। अगर ये वेक्टर पी है तो ये क्या होगा? पी कास फाई, फाई, और ये क्या होगा? समझ आ रहा है? एक देख लो, चले जाओ। मान लो कोई ऐसे है, ब्लॉक है, इस पर कोई सदिश ऐसे काम कर रहा है इधर की ओर, कोई भी है, मान लो वेक्टर ए है, ठीक है। और सपोज करना कि 36 के साथ ऐसे, 36 के साथ ये ऐसे थीटा कोण बना रहा है। क्लियर? कितना कोण बना रहा है? अब इसका घटक तोड़ना है। पहले तो घटक तोड़ो, परेशान मत रहो, कोण मत देखो, पहले घटक तोड़ो, तुरंत परेशान हो गए। घटक, इसको ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक ऐसे तोड़ेंगे तभी ये बीच में आएगा, एक ऊपर की तरफ एक इधर की तरफ। तो भैया ऊपर की तरफ ये होगा, लंबाई याद रखना बस यहीं तक, है ना, ठीक है। और एक इसका क्षैतिज घटक इधर की ओर होगा। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो ध्यान से, कोण आपको चाहिए ना, मिल गया भाई। ये पूरा लाइन कितना कोण होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? 180 में से आप क्या करो, इस वाले को हटा दो, ये यहाँ से यहाँ तक था ना, तो 180 में से इतना घटाओगे तो ये वाला मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? इसको बोलेंगे 180 माइनस थीटा। बस कोण के पास कास, कोण से दूर साइन, तो ये क्या हो जाएगा? कास 180 माइनस थीटा। ये कितना होगा? कास नहीं, अच्छा ये ए है, वेक्टर ए था तो ए कास 180 माइनस थीटा। और ये क्या होगा बेटा? ए साइन 180 माइनस थीटा। और इसको ठीक से सॉल्व कर लेना, क्या? ये साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस में साइन लिखेंगे क्योंकि 180 है तो निष्पत्तियां भी नहीं बदलेंगे, तो साइन की जगह साइन थीटा, ए साइन थीटा आएगा। यहाँ पर देखना भैया, ए
ध्यान से समझना, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस ऋणात्मक इसलिए माइनस, और 180 में निष्पत्तियां नहीं बदलती इसमें, वही रहेगा। तो -a cos थीटा और वो ऐसे। समझ आ गया?